हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक ऐसी चीज सीखेंगे जिससे आपको इस चैप्टर से आने वाले सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका डर अपने दिमाग से निकल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लिफ्ट में व्यक्ति की गति कैसी होती है, यानी मोशन ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट। इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर कई तरह के क्वेश्चन लगेंगे और सब में एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लिए तो इस टॉपिक से जो आपके मन में डर है वो एकदम खत्म हो जाएगा और थियोरेटिकल क्वेश्चन वैसे भी आपको दिक्कत नहीं करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट की। देखो, लिफ्ट में 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब लिफ्ट विराम में हो। दूसरी स्थिति जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से ऊपर जा रही हो। तीसरा है जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से नीचे जा रही हो। और चौथा है लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। इन चारों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले एक लिफ्ट बना देते हैं। सपोज करिए एक लिफ्ट है, ये एक व्यक्ति है इसमें। ठीक है, ये एक व्यक्ति है इसमें। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखो इस पे क्या क्या काम करेगा। इसका वेट mg नीचे की ओर और अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर। ठीक है, ये 2 बल इस पे कार्य करते हैं और व्यक्ति को अपना भार, व्यक्ति को अपना वेट जो है वो जितना r लगेगा उतना महसूस होगा। अब जरा सोचो कि पहली स्थिति जब लिफ्ट विराम में हो, यानी व्हेन लिफ्ट इज इन स्टेशनरी स्टेट या इज इन रेस्ट, तो भाई ये लिफ्ट न तो ऊपर जा रही है और न तो नीचे जा रही है। अब यहां कॉन्सेप्ट की बात है। देखो, ये जो फोर्स है mg भी एक फोर्स है, वो व्यक्ति को नीचे लाना चाह रही है। ये जो r है अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाना चाह रही है। पर ऑब्जेक्ट न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि r और mg दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो नीचे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब हो गया r इक्वल्स टू mg। और mg क्या है, एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट है उस व्यक्ति का, और r जो है वो यही तो महसूस होता है। तो यानी r जो है वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर होगा, यानी आभासी भार एपरेंट वेट जो होता है
वो होता है वास्तविक भार के इक्वल, यानी रियल वेट। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से ऊपर जा रही हो। देखो भाई, इस बार लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ऊपर की ओर ले जाने वाला कौन है, आर। अब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा इससे, तभी तो खींच के ऊपर लेकर चला जा रहा है। इसका मतलब कि आर ज्यादा हो गया किससे, एम जी से। और त्वरण अगर ए है तो कितना ज्यादा होगा, तो एम में ज्यादा होगा। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस ए। अब एम जी अगर रहता तो उसका जो है एक्चुअल वेट, लेकिन उसमें समथिंग ऐड हुआ है, कोई त्वरण ऐड हुआ है। इसका मतलब कि है आभासी भार इज ग्रेटर देन वास्तविक भार। इसका मतलब है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। देखो, समझाने वाली बात जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जाएगा तो किसको ज्यादा लेना है, नीचे जाएगा तो किसको ज्यादा लेना है। अब तीसरा केस देखो, जब लिफ्ट नियत त्वरण ए से नीचे जा रही हो, तो इस बार देखो नीचे आ रही हो, नीचे की ओर लाने वाला बल कौन सा है, एम जी, यानी एम जी ज्यादा होगा किससे, आर से। कितना ज्यादा होगा, एम ए के बराबर, यानी एम जी माइनस आर इक्व टू एम ए। तो आर इक्व टू क्या हो गया भाई, एम जी माइनस एम ए। एम जी उसका एक्चुअल वेट है, उसमें से कुछ घट गया है। इसका मतलब है कि जो आभासी भार होगा वो लेस होगा वास्तविक भार से। इसको समझे रहेंगे, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतने आपको लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अगर इसको आप समझ लेंगे। चौथा है जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। देखो, लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरने लगेगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वो नीचे गिरने लगेगा। तब भी तो नीचे ही जा रहा है, रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट तो नीचे ही जाएगी। तो नीचे कौन लेकर जा रहा है, एम जी। एम जी ज्यादा है आर से, कितना ज्यादा है, एम, लेकिन इस बार ए नहीं, इस बार जी। यहां से हम करेंगे तो आर इक्वल टू आएगा 0, यानी व्यक्ति भारहीन महसूस करेगा, वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाएगी। समझ गए। जब पहला केस एक बार फिर समझा रहा हूं, व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट, देन ये ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा है, ये नीचे की ओर, दोनों बराबर होंगे तभी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब है कि एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। दूसरा है व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्मॉल ए। तो भाई इस बार ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लेकर जा रहा था, आर। नीचे की ओर कौन लेकर जा रहा है, एम जी। लेकिन कहीं ना कहीं आर तो एम जी से ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है। तो यहां से देखेंगे एम जी एक्चुअल होता है, लेकिन उसमें समथिंग ऐड हुआ है, तो एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, थोड़ा ज्यादा अपना वेट उसको ज्यादा महसूस होगा। तीसरा है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। इस बार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे की ओर कौन लेकर जा रहा था, एम जी, और ऊपर की ओर कौन लेकर जा रहा है, आर। भाई एम जी आर से ज्यादा होगा तभी तो नीचे आ रहा है। एम जी माइनस आर इक्वल टू एम में, यानी आर इक्वल टू एम जी माइनस एम में, तो समथिंग कुछ घट गया है, तो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। और व्हेन द चेन ऑफ लिफ्ट गेट ब्रेक डाउन, तो उस केसेस में वो नीचे ही आएगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन द एक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पर एक जगह पर एम जी हो जाएगा और हम सॉल्व करके आर इक्वल टू एम जी देख लेंगे, और ये भारहीन महसूस होगा, मतलब वहां वेटलेसनेस की कंडीशन आएगी। तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, फिर इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, two masses m1 equals to 5 kg and m2 equals to 4 kg tied to a string are hanging over a light frictionless pulley.
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 = 5 kg तथा m2 = 4 kg है, एक घर्षणहीन घिरनी पर चित्रानुसार लटके हैं, निकाय का त्वरण बताइए। तो देखो भाई, m1 है 5 kg और m2 है 4 kg, ठीक है। अब आइए इस पर सिस्टम हम लोग लगाते हैं। देखो, तनाव तो ऐसे लगेगा, ऊपर की ओर टेंशन टेंशन, इधर होगा m1g, इधर होगा m2g। अब जरा सोचो, जब इसे मुक्त रूप से छोड़ देंगे तो m1 = 5 kg है और m2 = 4 kg, तो ये पिंड नीचे आएगा और ये पिंड ऊपर जाएगा। ये तो क्लियर है ना भाई। देखो, ये तो नीचे आएगा क्योंकि ये ज्यादा भारी है ना, तो नीचे आ रहा है और दो फोर्स लगे हैं अपोजिट में, पर ये पिंड तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब m1g ज्यादा होगा किससे, t से। और मान लेते हैं कि सिस्टम का एक्सीलरेशन a है, तो क्या होगा भाई, तो हो जाएगा m1g फॉर m1 की बात कर रहे हैं, m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a फॉर m2। इस बार देखो, ये पिंड नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए कौन ऊपर खींच रहा है, t। ये इससे ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है, समझो, जैसे उसमें बताया था लिफ्ट में, उसी तरीके से चल रहा है। तो t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, ठीक है, ऐड कर दो, तो m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a, और ये हो गया t माइनस m2g अपॉन इक्वल्स टू m2a। ऐड करोगे तो आ जाएगा m1 माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2a। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू हो गया m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको करना क्या है, देखो, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, या तो ये फार्मूला याद रखो वहां पर रख दो, या तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगा, और फॉर्मूला याद करोगे तो ये आपके बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपको कितना याद रहेगा। चलिए यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4, जी की वैल्यू 10 है, 5 प्लस 4 यानी 10/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उस सिस्टम का त्वरण। ओके, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ, आवेग का विमीय सूत्र समान होता है। तो देखो भाई, आवेग का विमीय सूत्र समान होता है, तो आवेग क्या होता है, I इक्वल्स टू एफ इंटू टी। एफ का हो गया mLT माइनस 2 और एक t, यानी ये बना देगा mLT माइनस 1। अब mLT माइनस 1 जिसका हो जाएगा वो आपका इम्पल्स के जैसा होगा। तो हम जानते हैं फोर्स का mLT माइनस 2 होता है, वहां लिखा हूं, एनर्जी का होता है mL2T माइनस 2, ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन का केवल LT माइनस 2 होता है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मोमेंटम सही होगा क्योंकि ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया LT माइनस 1। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विच व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अटैच्ड टू इट्स सीलिंग। एक लिफ्ट गुरुत्व बल के प्रभाव में गति कर रहा है, लिफ्ट की छत पर लगे पेंडुलम का आवर्तकाल होगा। तो देखो, गुरुत्व की बल के प्रभाव में गति कर रहा है या फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, और लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो व्यक्ति या फिर जो भी वस्तु उसमें रहेगा उसमें भारहीनता अनुभव होगा। और भारहीनता अनुभव होने का मतलब क्या है कि स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 0। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो गई 0। क्यों 0 हुआ,
क्योंकि भारहीनता में मास तो कभी जीरो होता नहीं है, द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं, तो यानी जी ही जीरो होगा। अब जरा इसके आवर्तकाल के फॉर्मूले पर देखते हैं पेंडुलम का, तो t इक्वल्स टू 2π√L/g, और जब वो मुक्त रूप से गिर रहा है तो g की वैल्यू 0 और अपॉन 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अनंत। तो हमें ये पता चल गया कि जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रहा हो या गुरुत्व बल के प्रभाव में गिर रहा हो तो उसके छत पर जो पेंडुलम लगा हुआ है उसका जो आवर्तकाल होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये लॉग नहीं है, ये 10 है ना, 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg. If the recoil velocity of gun is 5 मीटर पर सेकेंड, the velocity of the muzzle is 10 ग्राम की एक गोली 1 kg की बंदूक से चलाई जाती है। यदि बंदूक के पीछे हटने का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो तब बंदूक के नोक की चाल होगी। तो देखो भाई, इसमें हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी बंदूक का मास बंदूक का वेलोसिटी, गोली का मास गोली की वेलोसिटी माइनस के साथ। ओके, ये डायरेक्शन के लिए लगाते हैं। इसका मास है 1 kg, तो इसको बदल दो ग्राम में, 1000 ग्राम, चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। गोली जो है वो 10 ग्राम की है, सॉरी हाँ ठीक है, गोली 10 ग्राम की है, और मुजल की चाल या बंदूक के नोक की चाल वही होगी जो गोली की चाल होगी, क्योंकि गोली जो है बंदूक के नोक से निकल रही है, तो जितना वो चाल उस पर एक्सपीरियंस कराएगा उतना ही उसके नोक की चाल होगी। तो यानी हमें स्मॉल v निकालना है ना, कट कर दो, v की वैल्यू आ गई -500 मीटर पर सेकेंड। अब जो है वो माइनस ये बता रहा है कि जिस दिशा में बंदूक हटाया उसके विपरीत दिशा में गोली निकली है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से माइनस साइन लगा देते। अगर ऑप्शन में माइनस के साथ रहेगा तो आप माइनस लगाएंगे, और अगर माइनस के साथ नहीं है तो फिर तब मैग्नीट्यूड की ही बात किया होगा, और उस केस में आप 500 लिख देंगे। ओके, क्लियर है। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉकेट प्रोपल्सन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट का प्रक्षेपण किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टेंशन T1 इन एडजेसेंट फिगर। दिए गए निकाय में तनाव T1 होगा। तो देखो भाई, ये निकाय दिया हुआ है, ठीक है, ये निकाय दिया हुआ है, और इन सब तीनों निकाय एक ऐसे सरफेस पे रखा है जो घर्षणहीन है, मतलब फ्रिक्शनलेस है। अब अगर T1 इधर लग रहा है तो T1 जो है इधर से भी लगेगा, क्योंकि रस्सी तो सेम है, अगर ये इसे खींचेगा तो ये भी इसे खींचेगा। तो अगर हम इस चीज को अलग से बना लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 kg का मास है, T1 इधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है, लेकिन ये तीनों तो रस्सी से बंधे हुए हैं ना, तो यानी तीनों तो एक ही त्वरण से चलेंगे। तो सबसे पहले काम हम लोगों को त्वरण निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 और a, ठीक है, समझ गए। क्योंकि तीनों एक ही रस्सी से बंधे हुए तो तीनों का मास ऐड करना पड़ेगा, और जब एक ही रस्सी से बंधे तो एक में जो त्वरण होगा वही सब में होगा, इसलिए कॉमन त्वरण। तो ये 10 हो गया, और ये तीनों को ऐड करेंगे, 2 3 5 5 10, 10 इंटू a, तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सोचो कि पिंड तो इधर आ रहा है, इसका मतलब ये बल ज्यादा होगा, इससे कितना ज्यादा होगा, तो उसके लिए हम लोग के पास पहले से ही फॉर्मूला है, 10 इक्वल्स टू T1 माइनस, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 2a, ठीक है भाई। 10 माइनस, देखो ये बल इधर खींच रहा है, वो बल उधर, यानी ये ज्यादा खींच रहा है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। कितना द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो त्वरण हम लोग निकाल चुके हैं, a, तो यानी 2a, तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 2a इक्वल्स टू T1, यही तो हमें चाहिए था। तो T1 इक्वल्स टू हो गया 10
2 और ए की वैल्यू है 1, यानी 8 न्यूटन आ जाएगा आपका तनाव। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। रस्सी में तनाव होगा। अब ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने इस निकाय का त्वरण पढ़ा था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी क्या है, अब हमें इसमें जो टेंशन है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको फॉर्मूला सीधे बता दे रहा हूं, 2mm/m1 + m2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है 2 m की, m कैपिटल M मतलब बड़ा वाला मास, स्मॉल m मतलब छोटा वाला मास, g मतलब 10, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 6 16। क्या करना है, तो सीधा बात है, 8 और ये 4 हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया 3, 300/4 दैट इज 75 न्यूटन। 75 न्यूटन जो है वो आपका तनाव हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि m1g - t = ma। सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से a की वैल्यू हम तक निकालना सीख गए, वो a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के वहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस की तैयारी करें तो थोड़ा शॉर्टकट तरीका देखेंगे, वो मैंने इसलिए बताया था ताकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल दोगुना हो जाए तब घर्षण गुणांक। तो देखो भाई, ऑप्शन है हाफ मतलब आधा हो जाए, डबल मतलब दोगुना हो जाए, ट्रिपल मतलब 3 गुना हो जाए, और चौथा है नॉट चेंज, परिवर्तन ही न हो। तो एक चीज तो जान लो भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल या नॉर्मल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, मतलब कितना भी इसे चेंज कर दो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट चेंज, यानी फोर्थ ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों में, जिनको जरूरत है उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए। ये आप लोग का दायित्व बनता है, जिस तरह से मेरा दायित्व बन रहा है कि मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस तरह से आप भी लोगों की हेल्प कीजिए। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री with a constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of the monkey, then the safe acceleration with which monkey can slide down. एक बंदर एक पेड़ की डाली से एक नियत त्वरण से उतर रहा है। यदि डाली की सहन शक्ति बंदर के भार का 75% हो, तब वह सुरक्षित त्वरण बताइए जिससे बंदर नीचे उतर आए। तो देखो भाई, मान लो कि ये वो ब्रांच है और ये बंदर है। बंदर है तो उसका भार नीचे लगेगा, और ये तनाव जो है डाली में ऊपर की ओर लगेगा, पर बंदर तो नीचे आ रहा है, बंदर तो नीचे आ रहा है, यानी नीचे वाला बल ज्यादा होगा। किससे? टी से। कितना? ma। ठीक है, अब देखो भाई, ये कह रखा है कि 75% है, किसके? बंदर के भार के। ये हो गया ma। इसको 3/4 लिख सकते हैं। और ध्यान से सुनो, mg - 3/4 mg = ma। इसका मतलब हो गया कि ma = क्या हो गया? 1/4 ऑफ mg। तो m से m कट गया, a = आ गया g/4। ठीक है, g/4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्लियर है, एकदम से आसानी से समझ लीजिए कि जब भी वस्तु नीचे जाएगी तो नीचे वाले फोर्स को बड़ा करना है, ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले फोर्स को बड़ा करना है। बाकी और दोनों का अंतर जो है वो ma के बराबर रखना है। यहाँ पर मास दिया नहीं बंदर का, तो mg ले लिया वेट, और वेट का 75% तनाव है तो वो ले लिया, और ma यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, m से m कट गया, g/4। और आज का ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, अभी केंद्र बल का सूत्र है। ऑप्शन है F = mvr, दूसरा है F = v² r, तीसरा F = mv² r, और चौथा है
नन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपको सही लगेगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इन सब क्वेश्चन के जो है भरसक प्रयास किया करिए कि आपको अगर आते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसको आंसर दीजिए, और नहीं आता हो तो कम से कम कमेंट सेक्शन में जाकर उसे देख लीजिए कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग का ये जो पार्ट 1 है ये खत्म हो चुका है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। इसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे और आप उसको देखिए। और कल टेस्ट है, कल आप लोग 10 बजे सभी लोग लाइव आकर टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक यही है, इसलिए मैंने आज इसका वीडियो बना दिया ताकि आपको कई क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कल आपका टेस्ट अच्छा जाए। तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सबसे बेहतर तैयारी हो और आप अगले साल BHU में दिखाई दें। थैंक यू।